हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जो है संघीय विधायिका अर्थात जिसे संसद के नाम से जाना जाता है। और यह जो है भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा जो है मजबूत आधार स्तंभ मानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली के 3 मजबूत आधार स्तंभ हैं। पहला है आपका कार्यपालिका, दूसरा है आपका विधायिका और तीसरा होता है आपकी न्यायपालिका। तो इन 3 मजबूत आधार स्तंभों में दूसरा जो सबसे मजबूत आधार स्तंभ है जिसे संघीय विधायिका या संसद के नाम से जाना जाता है, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इसी के ऊपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रतियोगी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। और यहाँ पे बहुत डीप में जो भी यहाँ पे आपको जानकारी प्रदान की जाएगी, चाहे वो लोकसभा को लेकर के हो, चाहे राज्यसभा की वर्तमान सीटें, लोकसभा की और राज्यसभा की वर्तमान सीटों को लेकर के हो, चाहे जो है वयस्क मताधिकार कब जो है 21 वर्ष से उम्र घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, सुमान बहुत सारी जो विशेष जानकारियां हैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली हैं। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों इस वीडियो में अंत तक बने रहें यदि ये सभी जानकारी आप चाहते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है संसद की, यानी संघीय विधायिका। तो संघीय विधायिका को ही संसद के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो भारतीय संसद है इसके जो है 3 जो अभिन्न अंग हैं, एक आपका राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा आपकी राज्यसभा। तो यही संसद के 3 अंग माने जाते हैं। देखा जाए तो यही 3 पिलर हैं पार्लियामेंट के। इन्हीं तीनों से मिल करके हमारी जो है भारतीय संसद बनी हुई है। और ये जो भारतीय हमारी संसद है यह जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसके ठीक सेम है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ माना जाता है संसद को। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये सारी चीजें, ये जो बातें बताई गई हैं, इन सब का जिक्र जो है भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अनुच्छेद यदि आप 79 से लेकर के 122 के बीच संसद के सभी प्रावधानों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। यानी आपको यदि पार्लियामेंट से संबंधित कोई जानकारी जाननी है तो आपको संविधान का भाग 5 का अध्याय 2 और अनुच्छेद जो है 79 से लेकर के 122 के बीच आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 79 है, यानी जो 79 अनुच्छेद है, वो यही कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर के बनी है। कभी तो यही प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से यानी लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनेगी। ये बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 79 यानी 79 में ये बातें दी गई हैं। अब थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं। ब्रिटिश संविधान की भांति राज्य के संवैधानिक प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो है वहाँ की संसद का जो राष्ट्रपति होता है वह एक अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है भारत के अंदर भी राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है, यहाँ राज्य का मतलब देश से है, तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है को संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। इसीलिए जो है संसद का राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग माना जाता है लोकसभा एवं राज्यसभा के अलावा, क्योंकि तभी कोई कानून अधिनियम का रूप लेता है जब तक कि अंतिम मुहर उसके ऊपर राष्ट्रपति की न लग जाए। अब देखिए,
आज़ादी से पूर्व भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत को गवर्न किया जा रहा था। तो देखा जाए तो भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व जो है भारत में भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी, यानी आज़ादी से पूर्व भी भारत में 2 सदनीय व्यवस्था केंद्र के अंदर थी जो है। अब चलिए हम लोग जो भारत की अब देखिए आपको है कि जो हमारी संसद है यह 3 से मिलकर के बनी है, 3 अंगों से मिलकर बनी है, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग केवल लोकसभा एवं राज्यसभा पे डिस्कस करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए सभी सवालों पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए यही पूछा जाता है, यहीं से प्रश्न लगता है कि भारत की जो सबसे लोकप्रिय सदन है उसे किसे कहा जाता है, लोकसभा को कि राज्यसभा को। तो भारत की जो सबसे लोकप्रिय सदन है वो आपकी लोकसभा है, या उसे ही निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, या उसे ही प्रथम सदन कहते हैं। इसका मतलब लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन या जो है लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। अब देखना यहाँ पे है कि लोकसभा का जो गठन किया जाता है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत। तो लोकसभा का के जो गठन का प्रावधान है कि एक लोकसभा का गठन किया जाएगा, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 81 में दिया गया है। लेकिन अगर यही बात की जाए राज्यसभा का गठन की, यानी राज्यसभा के गठन की बात की जाए, तो वो अनुच्छेद 80 के तहत प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अंदर। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन की बात करता है और जो अनुच्छेद 81 है वो लोकसभा के गठन की बात करता है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो भारतीय संविधान का जो मूल संविधान था, यानी जब भारतीय संविधान बना तो उस समय लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो ये आपका जब प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान का जो यानी मूल संविधान में यानी जो है लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी थी अधिकतम, तो 500 आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यानी 500 सीटें थी। लेकिन 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 में किया जाता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में मतलब होता है और वहां पे लोकसभा की सीट की संख्या को बढ़ा करके 525 कर दिया जाता है। जैसे ही 31वां संविधान संशोधन 1974 में होता है तो वहां पे लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ा करके 545 किया जाता है। लेकिन जैसे ही गोवा, दमन, दीव ये इन राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जो है, यानी गोवा, दमन, दीव पुनर्गठन अधिनियम के दौरान, यानी ये अधिनियम बनता है 1987 में। तो 1987 में जो है कुल सीटों की संख्या यानी कुल सदस्य संख्या 552 कर दी जाती है, यानी कुल सीटें 552 थी। ये कब? 1987 में। अब इन 552 सीटों का बंटवारा कैसे किया गया है? देखिए जो है, अगर अब देखा जाए तो आपसे कहा जाए कि कुल जो है जो मैक्सिमम सीटें हैं लोकसभा के अंदर वो कितनी निर्धारित की गई हैं, तो 552। लेकिन अगर वर्तमान की बात करेंगे कि अभी लोकसभा में कितनी वर्तमान सीटें हैं, तो वर्तमान अलग है, वर्तमान में 545 है, उसका जिक्र हम करेंगे। लेकिन अगर इस समय महत्तम सीट की बात की जाए, लोकसभा में कुल कितनी महत्तम सीटें हैं, तो 552 सीटें हैं, जिसमें 530 जो सदस्य होंगे, यानी जो 530 सीटें होंगी वो राज्यों के द्वारा जो है इसका चयन होगा, और 20 सीटें ऐसी होंगी जो केंद्र शासित राज्यों के द्वारा जो है चयनित होंगी, और 2 जो है आंग्ल भारतीय का मनोनयन जो होता है वो आपका लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति द्वारा जो है कितने आंग्ल भारतीयों का मनोनयन किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन जो है लोकसभा के अंदर किया जाता है। तो 2 सीट ये 20 संघीय क्षेत्रों से 500, इस तरीके से 552 हो जाती हैं। लेकिन यदि आपकी परीक्षा में ये आ जाए कि वर्तमान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें इस समय हैं
तो वो 545 हैं। 545 सदस्य इस समय वर्तमान में लोकसभा के अंदर हैं। लेकिन उस 545 में जो 530 सदस्य होते हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं, यानी हर राज्यों से चुन करके आएंगे। 13 सदस्य संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित राज्यों से आएंगे और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय। तो वर्तमान का आपको अच्छे से पता रहे 530, 13 और 2, 545 सीटें वर्तमान में हैं। कुल मैक्सिमम सीटें लोकसभा के अंदर कितनी है वर्तमान में, तो वो वर्तमान में मतलब कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, तो वो 552 है। लेकिन अगर वर्तमान सीट की बात करेगा, वर्तमान सदस्य तो 545, लेकिन मैक्सिमम 552 है। लेकिन जब मूल संविधान बना था तो उस समय कितनी सीटें थी, 500। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो लोकसभा के अंदर 2 आंग्ल भारतीयों का जो चयन या जो मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 के तहत, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन जो है लोकसभा के अंदर करता है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 330। तो देखिए अनुच्छेद 330 के तहत जो है लोकसभा के अंदर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सीटों को लेकर के जो है प्रावधान किया गया है, यानी एक तरह से आरक्षण का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 330 है वह लोकसभा के अंदर जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सीटों के बंटवारे के आरक्षण को लेकर के है। और यहाँ ये बात बोली गई कि हर 10 वर्षों के बाद जो है इसमें बदलाव होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए वर्तमान में जो अनुसूचित जाति की सीटें हैं लोकसभा के अंदर, जो इतने सांसद हैं, तो 84 सीट यानी 84 जो सदस्य हैं वो अनुसूचित जाति के हैं और जो 47 सदस्य हैं वो अनुसूचित जनजाति के हैं। यानी वर्तमान में लोकसभा के अंदर सीटों की संख्या SC की 84 और ST की 47 है। ये आपको अच्छे से पता है, 84 और 47 यही वर्तमान में सीटें हैं। लेकिन इसको लेकर के एक चीज आपको पता होना चाहिए कि 95वां संविधान संशोधन जो है आपके देश में, यानी 95वां संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण को 2020 तक बढ़ा दिया गया। यानी जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण था, जो सीटें निर्धारित की गई थी 84 और 47, ये सीटें वर्तमान में 2020 तक ऐसे ही रहेंगी, यानी उन्हें बढ़ा दिया गया था, उसी स्थिति में रहेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 330 का संबंध किससे है? SC एवं ST सीटों को लेकर के है लोकसभा के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी आगे कि देखिए लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो कौन करेगा। तो जो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन किया जाएगा, यानी डायरेक्ट किया जाएगा, और वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि देखिए भारतीय जो वयस्क मताधिकार की उम्र थी वो 21 वर्ष थी। लेकिन जो है 61वां संविधान संशोधन जब 1989 में होता है, यानी आपके देश में 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है, और वहां पर जो है वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष जो है कर दी जाती है। तो ये आपको अच्छे से पता रहे, 61वां संविधान संशोधन 1989 में उम्र को कम कर दिया गया, नहीं तो 21 वर्ष का व्यक्ति ही जो है सांसद यानी लोकसभा एवं राज्य सभा के सदस्यों को चयनित करता था, यानी अपना जो है मत देता था। अब चलिए बात करते हैं योग्यता की। तो देखिए योग्यता में खास करके उम्र की बात होती है। तो बहुत बार पूछा जाता है तो क्वेश्चन सिंपल, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 25 वर्ष।
लोकसभा का सदस्य चुने जाने की जो मिनिमम उम्र है वो 25 वर्ष है। ये कहाँ प्रावधान किया गया है? ये अनुच्छेद 84 यानी अनुच्छेद 84 के तहत जो है ये सारी योग्यताएं दी गई हैं कि एक जो है लोकसभा के सदस्य की क्या योग्यता होनी चाहिए। दूसरी हम लोग बात करते हैं कार्यकाल की, तो जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 85 में जिक्र किया गया है और आपको पता है अच्छे से कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसका कार्यकाल 6 वर्षों का था और यह जाकर के 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में होता है तो वही कार्यकाल 6 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल घटा करके पुनः जो है देखा जाए तो 2 वर्षों के बाद पुनः 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित कर दिया जाता है। और एक चीज ध्यान देना है कि यदि लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है और बढ़ाई गई अवधि, यानी जैसे कभी कभी होता है कि देश के अंदर जो है आपात की स्थिति आ जाती है, यानी आपके देश में अगर अनुच्छेद 352 लागू हो गया या 356 लागू हो गया या आपका जो है 360 लागू हो गया जिसे वित्तीय संकट के नाम से जाना जाता है, तो ऐसी स्थिति में संकटकालीन स्थिति में जो लोकसभा के कार्यकाल की जो अवधि बढ़ाई जाएगी वो संकट काल की समाप्ति के पश्चात 6 माह से अधिक नहीं प्रवृत्त रहेगी। यानी जैसे ही जो है मान लीजिए संकटकालीन स्थिति का दौर हटा जो है संकटकालीन स्थिति संकट काल की घोषणा की समाप्ति की घोषणा होती है, उसके पश्चात 6 माह से अधिक समय तक कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता है। बात हम लोग अधिवेशन की करते हैं, लोकसभा के अधिवेशन की, तो देखिए राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन जो है यानी लोकसभा का 2 अधिवेशन आहूत करता है। यानी राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 जो है, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं, तो 2 जो बार जो है लोकसभा का अधिवेशन आहूत करता है। लेकिन सत्र की जो अंतिम बैठक है, यानी देखा जाए तो सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए या 6 माह से अधिक वो न हो। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लोकसभा के जो 2 सत्र चलेंगे यानी जो 2 बैठकें होंगी उन दोनों बैठकों के बीच में कितने माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से ज़्यादा का यानी 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। और अगर बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के गणपूर्ति की कि यदि कोई मान लीजिए लोकसभा की बैठक चल रही है तो वो उस बैठक में यदि मतलब कितने सदस्य मौजूद रहेंगे तो वह बैठक मानी जाएगी। यानी एक तरह से गणपूर्ति की बात तो पूरी सदस्य संख्या का यानी जो भी लोकसभा की सीट है उसकी वर्तमान जो सदस्य संख्या है उसका 1/10वां भाग या उसका 1/10वां भाग यदि जो है सदन में मौजूद नहीं है तो वह जो है आपका एक तरह से वो आपकी बैठक नहीं मानी जाएगी। और देखिए वर्तमान में गणपूर्ति की संख्या को निर्धारित कर दिया गया है कि वर्तमान में लोकसभा की गणपूर्ति हेतु कम से कम 50 सदस्यों की उपस्थिति लोकसभा के अंदर होनी अनिवार्य है। तो गणपूर्ति की जो संख्या है वो निर्धारित है 50 से कम यदि सदस्य मौजूद हैं लोकसभा के अंदर तो वो बैठक नहीं मानी जाएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 83 के तहत, अब ध्यान देना अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने यानी जैसे ही लोकसभा का चयन होगा तो यानी अनुच्छेद जो है 93 के तहत 93 के तहत ये लोकसभा को ये पावर मिला है कि वो अपनी प्रथम बैठक में ही अपने ही सदस्यों में से 2 सदस्य यानी 1 सदस्य अध्यक्ष के रूप में और 1 जो है उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव करेगी। यानी अपने ही सदस्यों में से 1 को स्पीकर और 1 को सब स्पीकर चुनने का काम करेगी और उसका भी कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होगा। जैसे अगर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे आपके जीवी मावलंकर और वर्तमान में जो है ओम बिरला जी हैं। अगर महिला की बात की जाएगी तो मीरा कुमार हैं। यानी जो प्रथम जो है महिला स्पीकर की बात आएगी तो उसी में से एक स्पीकर एवं सब स्पीकर यानी लोकसभा के अंदर जो है एक अध्यक्ष होता है लोकसभा का और एक उपाध्यक्ष होता है। ये अच्छे से ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की।
तो राज्यसभा एक द्वितीय सदन है, लेकिन इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा वह उच्च सदन है, जबकि लोकसभा निम्न सदन है। और लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन के रूप में जो है लोकसभा आपकी जानी जाती है। अब देखिए जो राज्यसभा है ना, इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं और ये सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए राज्यसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है, जबकि लोकसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। वहां अधिकतम संख्या जो है, वहां पे अधिकतम संख्या देखा जाए तो 552 निर्धारित की गई है, जबकि यहां अधिकतम संख्या राज्यसभा के अंदर 250 है। अब इस 250 में 238 सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से आएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के अंदर कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो वो जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी सांसद बना सकता है, जो आपके कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से या समाज सेवा से जुड़े ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और वर्तमान में देखिए वैसे तो कुल अधिकतम सीटें राज्यसभा के अंदर 250 हैं, 250 में 238 और ये 12, लेकिन वर्तमान की बात की जाए, इस समय की बात की जाए तो वर्तमान में कुल 245 सीटें हैं। अगर वर्तमान में लोकसभा की बात की जाए तो 545 सीटें हैं। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो 245, 545, 245 वर्तमान में है। अब इस 545 में क्या प्रावधान था, 530 राज्यों से थी, 13 जो है संघीय क्षेत्र से थी, 2 आपका जो है मनोनयन था आंग्ल भारतीय का राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पे क्या मामला है 245 में कि 229 राज्य क्षेत्रों से और 4 जो है सदस्य दिल्ली से और 1 सदस्य जो है पांडिचेरी से, और बाकी शेष जो बचे 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इसका मतलब 229 और 4 1 5 सीटें। देखिए केंद्र शासित राज्य अब यह भी प्रश्न पूछता है कि दिल्ली के अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 4 सीटें हैं, और पांडिचेरी के अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 1। कुल मिला के 5 सीटें ये हैं। केंद्र शासित राज्य के द्वारा 5 सांसद चुने जाते हैं, बाकी 229 राज्य क्षेत्रों से हैं और 12 का मनोनयन हो रहा है। अगर हम बात करते हैं इनके योग्यता की, तो इसमें बात करते हैं हम उम्र की। तो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की जो उम्र है वो 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा की क्या है 25 वर्ष है। यहाँ कितनी है 30 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल बताया गया 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है 6 वर्ष। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है राज्यसभा का कार्यकाल। अब बहुत बार जो पुनरावृत्त क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो यही है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, देखिए यहाँ पे अध्यक्ष एवं लोकसभा के अंदर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा के अंदर क्या होते हैं कि सभापति एवं उपसभापति होते हैं। लेकिन जो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह देश का उपराष्ट्रपति होता है, यानी एम वेंकैया नायडू जी जैसे। वर्तमान में कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और जो एक जो है उपसभापति होता है वो राज्यसभा के उन्हीं सदस्यों में से एक चुना गया व्यक्ति होता है। लेकिन यहाँ पे अगर उपसभापति का कार्यकाल देखा जाए तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन अगर यहीं सभापति का कार्यकाल देखा जाए तो वो 5 वर्ष का ही होता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं, उनके कार्यकाल 5 वर्ष के ही होते हैं, इसलिए वो 5 वर्ष तक ही जो है उपसभापति के पद पे विराजमान होते हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने लोगों में आप शेयर करें। यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। और मिलते हैं पुनः जो है एक नई वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।